वो है अविश्वास से घिरती जा रही हैं परीक्षाएं। आज परीक्षा के ऊपर टॉपिक है देश में प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले आउट हो जाना लगभग सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। इसका विस्तार बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षाओं तक फैल चुका है। सरकारी तंत्र ने अगले वर्ष के लिए सुधारों का आश्वासन दिया है। यह आवश्यक भी था, लेकिन जो अविश्वास पूरे देश में फैल चुका है, क्या उसका समाधान भी हो पाया? अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग तो वर्षों से इस प्रकार के अवैध कार्यों को व्यवसाय की तरह संचालित करते रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण भी मिलता रहा होगा। हर बार सरकारी तंत्र प्रश्न पत्र तैयार करने और उसे परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक उनकी गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करता है। लेकिन समस्या का एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है जिसे सभी जानते हैं, पर उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ वर्ष पहले बिहार के एक बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर देशव्यापी चर्चा हुई थी। उस दौरान एक छात्र का यह कथन व्यवस्था के गंभीर खामियों की उजागर करने वाला था कि मैं तो सेकंड डिवीजन में पास होना चाहती थी, चाचा ने टॉप करा दिया। यह एक ऐसा संकेत था जो समस्या के वास्तविक समाधान की दिशा दिखा सकता था। हमें इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर लीक हुए प्रश्न पत्र कौन खरीदता है। उसके लिए धन तो परिवार ही देता है, और सॉल्वर वह भी नीट परीक्षा में कौन बन सकता है? कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र या डॉक्टर बन चुका सुशिक्षित व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। क्या इस देश में कभी नागरिकों को यह बताया कि किसी सॉल्वर को या बड़ी धनराशि देकर अपने लाडलों के लिए प्रश्न पत्र खरीदने वाले परिवार के किसी सदस्य को क्या सजा मिली? इस प्रकार के मामलों एवं ऐसी अन्य कारगुजारियों में अपराधियों को दंडित करने के मामले में भारत इतना कमजोर क्यों है, या यूं कहें कि व्यवस्था इतनी शिथिल क्यों है? संविधान में मूलभूत कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यदि सरकार, शिक्षित वर्ग और समाज इसका पालन करते होते तो क्या प्रश्न पत्र लीक होते? आगे क्या केवल कानून बदलकर प्रश्न पत्र लीक को रोका जा सकेगा? व्यवस्था को लगातार सतर्क तो रहना ही होगा, लेकिन जब तक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय तत्व को जागृत करने में असमर्थ रहेगी, तब तक ऐसे आशंकाएं साकार होती रहेंगी और परीक्षाओं के साथ पुनः स्थापित नहीं हो पाएगी। नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग प्रश्न पत्र बनाने योग्य समझे गए थे, जो विशेषज्ञ माने जाते थे, वे अपेक्षित नैतिक स्तर पर खरे नहीं उतरे। स्वतंत्रता के बाद के पहले कई दशकों तक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक क्यों नहीं होते थे? वर्ष 1965 से 70 तक समाज में हर तरफ ऐसे लोग उपस्थित थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग भी किया था, तपस्या की थी और उसके सर्वश्रेष्ठ देश और उसके नागरिकों के लिए समर्पित भी किया था। आज स्थिति कहाँ पहुँच गई है? सत्ता में पहुंचकर या व्यवस्था का अंग बनकर सामान्य जन की मूल जाना। सामान्य जन को भूल जाना लगभग पूरी तरह स्वीकार्य हो चुका है। महात्मा गांधी का एक सूत्र वाक्य लगभग हर विचार विमर्श में दोहराया जाता है कि प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए नहीं। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है।
हर चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके उस प्रकृति के पास संसाधन है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि केवल एक के लिए, तो ये एक के लिए नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। क्या नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने जैसे अनेक कष्टदायक घटनाओं के कारण इसके विचार में कहीं छिपे नहीं हैं? अंततः वह धन लोलुपता ही है जो एक अनुभवी अध्यापक को अपनी नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा के भुलाकर एक जघन्य सामाजिक अपराध की ओर ढकेल देते हैं। यह उस शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम की भी असफलता है जो विद्यार्थियों को परीक्षाएं तो उत्तीर्ण कर देता है, लेकिन शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्तिगत निर्माण में पूरी तरह असफल सिद्ध होता है। नैतिकता का ह्रास भारत के भविष्य पर सीधी चोट कर रहा है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, AI और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवा किसी से पीछे नहीं हैं। फिर भी प्रश्न यह है कि हम परीक्षाओं को ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? एक महत्वपूर्ण पक्ष जिस पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती वह है कि मनुष्य के बढ़ती स्वार्थपरकता, संग्रह की प्रवृत्ति और धन की दुर्बाद दुरुपयोग का अहंकार। बैठे हुए थे। तो विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष, AI और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवा किसी से पीछे नहीं है। फिर भी प्रश्न यह है कि हम परीक्षाओं को ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? कारण है, हमें बच्चों से ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ेगा कि बच्चे चोरी कैसे करते हैं। उससे पहले हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि वो चोरी किस प्रकार से करेंगे। तो यानी दोनों तरफ एक टारगेट होता है। जब दोनों के टारगेट को अचीव करेंगे तब जाकर के हम भी उसको चोरी होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब उस समय उसको प्रश्नों की ज़रूरत होती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, एक टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। उस अचीवमेंट में वो किस प्रकार से करे, चोरी से करे या किसी और से, उसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? एक महत्वपूर्ण पक्ष जिस पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती वह है मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरकता, संग्रह की प्रवृत्ति और धन के निर्बाध दुरुपयोग का अहंकार। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस विषय पर गंभीर वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षा पद्धति और विकल्पों की तलाश करनी होगी जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं बल्कि नैतिकता से संपन्न व्यक्तित्व का भी निर्माण करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपने जीवन के लक्ष्यों, सामाजिक दायित्वों और जनहित के समझ पर निरंतर आत्ममंथन करते रहना होगा। केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं, यदि उसके साथ नैतिक विकास नहीं जुड़ा होगा तो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर चुनौती का सामना करते रहेंगे। अब आप ये देखिए, अगर समाज और राष्ट्र नहीं जुड़ेगा तो वो गंभीर चुनौती का सामना करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, हमको दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करके अपने अंदर में सुधार करना है और वो सबसे ज़रूरी है। कौशल विकसित या हमारे पूरे समाज में विकास जब तक हो नहीं सकता तब तक ये डेवलप हो नहीं पाएगा। और विकास के लिए, डेवलप के लिए ज़रूरी है कि जैसे कि शी जिनपिंग ने कहा कि पब्लिक को विदेश में भेजा और कहा कि जाओ घूम के आओ, दुनिया देख के आओ। और उसके बाद जब वो दुनिया देख कर आए और उनसे पूछा गया फिर आपने क्या सीखा, वो आप उसको यहाँ पर क्रियान्वयन यानी उसको यहाँ फॉलो करो। तो चीन में किसी काम को करने की दक्षता, उनकी योग्यता है और वो विकसित की गई है। और जब तक ये विकसित नहीं होगा तो उसी प्रकार से ये समाज भी उसी तरह का होगा। जिस प्रकार से शिक्षा मिलेगी उसी प्रकार से समाज बनेगा। तो
तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चुनौती है उसके सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।